हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सबका द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और संविधान की सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हुए आज हम आर्टिकल 21 पे बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियो को आप लोग नहीं देख रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए। आप देखते हैं तो आपका पढ़ते हैं, आप देखते हैं तो आपका वही आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए और अति उत्साह लाता है, और जितना हमारे अंदर उत्साह रहता है उतना आपको अति लाभदायक सिद्ध होता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मौलिक अधिकार में हम बहुत सारे आर्टिकल को जान चुके हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 20 तक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मेरी राय में, मेरी व्यक्तिगत राय में, अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अगर मैं किसी को कहूँगा तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल मेरे हिसाब से आर्टिकल 21 का रहता है। तो आज हम आर्टिकल 21 पर बात करते हैं। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ कहते हैं, राइट टू लाइफ। और इसका विस्तार भी विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों द्वारा विभिन्न समय में विस्तारित भी किया जाता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और राइट टू लाइफ है। और पूरे संविधान के मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यही है, क्योंकि हर आर्टिकल तो निलंबित किया जा सकता है, इसका निलंबन नहीं किया जा सकता है। चाहे इमरजेंसी केस हो, चाहे कुछ भी केस हो, किसी भी परिस्थिति में इसका निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। इसमें पहला है, किसी भी व्यक्ति को ठीक महत्वपूर्ण क्यों है, हम धीरे धीरे जैसे पढ़ते हैं तो वैसे वैसे समझ में हमें आ जाएगा। उसके प्राण का मतलब होता है लाइफ से है, ठीक है, लाइफ एंड ठीक दैहिक स्वतंत्रता, ठीक। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। आज के सेशन में हम सिर्फ आर्टिकल 21 पे ही बात करेंगे, ठीक। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, ठीक। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। वंचित किया जा सकता है, जैसे कि जिसको फांसी वगैरह दी जाती है, ठीक, और जिसका जीवन समाप्त किया जाता है, ठीक, उसके तहत अन्यथा नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के तहत उसको उसके जीवन उसका छीना जा सकता है, अदरवाइज उसका जीवन नहीं छीना जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इम्पॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। अब जैसे आपके मन में आता होगा कि इनकाउंटर वगैरह तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है। निश्चित रूप से हर एक इनकाउंटर फेक इनकाउंटर जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इनकाउंटर ही फेक होता है, ठीक। अब कई बार पुलिस जानबूझ के करती है, कई बार हमारा जुडिशरी सिस्टम ही ऐसा है, तो अलग टॉपिक है। लेकिन अभी आर्टिकल 21 में हम अगर हम एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो यही शब्द लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया है, यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। इस शब्द का हम मतलब समझ लेते हैं। खैर मतलब हमने आर्टिकल 14 में सब विस्तृत जाना था, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। तो इस फैक्ट को आप ध्यान देंगे, ठीक, ठीक। इसका मतलब है, ठीक, संसद जो विधि का निर्माण करती है, संसद जो विधि बनाती है, संसद जो विधि बनाती है उसी के आधार पर न्यायालय निर्णय करता है। न्यायालय जुडिशरी निर्णय करता है।
तो न्यायालय का निर्णय किस आधार पर होता है? न्यायालय का निर्णय संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर होता है, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। और संसद कोई भी विधि बनाती है तो हमारे चुने हुए लोग वहाँ पे, जिनको हम चुन के भेजते हैं। अगर विधानसभा है तो विधानसभा में हम एमएलए को भी चुन के भेजते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वही लोग मंत्री और सीएम का चुनाव करते हैं। और संसद में हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं, और वही पीएम और केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही उसमें जाते हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं हमारा उसमें सहभागिता रहता है, हमारा पार्टिसिपेशन है, हमारा प्रतिनिधित्व है, ठीक। और हमारा प्रतिनिधित्व है, तो इसलिए जो विधि वो बनाते हैं वो स्वीकार किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक होता है ना कि जो बाहर यहाँ पर रहते हैं, जो बाहर विदेशों में रहते हैं, तो अपना अटॉर्नी जनरल जैसे अपना पावर, अटॉर्नी पावर किसी व्यक्ति को दे देते हैं कि ये ज़मीन की खरीद बिक्री इतने ज़मीन तक ये कर सकते हैं। तो क्या हुआ, पावर दे दिए, तो व्यक्ति जबकि असल में उसका है नहीं, लेकिन वो ज़मीन की खरीद बिक्री करता है, जो अमेरिका विभिन्न देशों में रहते हैं भारत के अलावा, ठीक। जो छोटे मोटे काम वो नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से अपना अटॉर्नी जनरल किसी को दे देते हैं, ठीक, अपना अटॉर्नी ऑफ पावर, ठीक है, जिसको अटॉर्नी ऑफ पावर के नाम से जानते हैं, ठीक। अटॉर्नी ऑफ पावर किसी को दे देते हैं। निश्चित रूप से ऐसे ही होता है, हमने एक व्यक्ति को चुन के भेजा है और वही व्यक्ति विधि का निर्माण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो विधि हमारे द्वारा ही बनाई गई, चूँकि हम ही उन्हें चुन के भेजे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है ए.के. गोपालन केस क्या है। सबसे पहले हम यही चीज़ जान लेते हैं, ए.के. गोपालन केस, ठीक। तो एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से ए.के. गोपालन केस किससे संबंधित है। तो ए.के. गोपालन केस जो है आर्टिकल 21 से संबंधित है, जीवन के अधिकार से संबंधित है। इसमें क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की। सीमित का मतलब लिमिटेड, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 21 से संबंध में पहला केस था, इसलिए ज़्यादा जरूरी विभिन्न समय में आगे और भी विस्तार होता है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीमित का मतलब लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड तरीके से व्याख्या की गई थी, ठीक है। इसमें क्या, व्यक्ति का जीवित रहना, व्यक्ति का जीवित रहना ही है, ठीक। राइट टू लाइफ या राइट ऑफ लाइफ, ये नाम राइट टू लाइफ लिखते हैं। ए.के. गोपालन केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के आधार की सीमित व्याख्या की थी आर्टिकल 21 को, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति के जीवित रहने से संबंधित बताया था। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको नोट्स बनाते हुए साथ साथ पढ़िए, और स्पीड कम करके, आपको निश्चित रूप से फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक। अब एक महत्वपूर्ण केस आता है मेनका गांधी केस। तो मेनका गांधी केस क्या है, ठीक। मेनका गांधी केस, प्रश्न में भी पूछा जा सकता है मेनका गांधी केस का निर्णय कब आया था। तो यह आया था 1978, ठीक है। देखिए, मेनका गांधी जिनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, तो उसी संबंध में ये चीज़ें हैं, ठीक है। मेनका गांधी में क्या किया था, इसमें विदेश यात्रा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार मेनका गांधी केस से 1978 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार में महत्वपूर्ण व्याख्या दिया गया था, ठीक। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आया था कि जो व्यक्ति, ठीक है, सॉरी व्यक्ति नहीं, जो विधि व्यक्ति के, जो विधि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वंचन या कमी करता हो, उसे मतलब तर्कसंगत या न्यायपूर्वक होना चाहिए। जो विधि व्यक्ति के, ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचन या कमी करता हो। वंचन का मतलब समाप्ति है, कमी का मतलब जैसे कि किसी को आजीवन कारावास या और संबंधित देता है, या मारपीट, इन सब संबंधित उसमें कमी की जाती है कि आपको फांसी दी जाती है या आजीवन कारावास, और या जैसे मारपीट हो गया, और भी जो आपके जीवन के अधिकार में कमी की जाती है। आप 80 साल जीने वाले थे, आपको 60 साल जेल में रखा जाता है, तो क्या है, जीवन के अधिकार में कमी, जीवन के अधिकार में, ठीक है। जो विधि व्यक्ति के प्राण दैहिक स्वतंत्रता से वंचन या कमी करता, उसे उचित तर्कसंगत एवं न्यायपूर्वक होना चाहिए। न्यायपूर्वक होना चाहिए, ये चीज़ जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। उसे उचित तर्कसंगत एवं न्यायपूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विधि उचित भी हो, तर्कसंगत हो, एकदम रीजनेबल हो, और न्यायपूर्वक होना चाहिए कि ऐसा लगे नहीं, ठीक। ऐसा नहीं आँख के बदले आँख, पैर के बदले पैर, ऐसी कोई विधि हमारे यहाँ नहीं चलेगी निश्चित रूप से। और इसी में हमारा विधि की सम्यक प्रक्रिया की भी स्थापना हुई थी। विधि की सम्यक प्रक्रिया की स्थापना, विधि की सम्यक प्रक्रिया की स्थापना, इसका मतलब क्या हुआ, गरिमामय जीवन का अधिकार। गरिमामय जीवन का अधिकार, गरिमामय जीवन का अधिकार क्या है, आपको स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और रहने के लिए एक उत्तम इन्वायरमेंट, आदि इन सब चीज़ों में गरिमामय जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक। इसका मतलब क्या हो, प्राकृतिक न्याय की स्थापना हुई, या ठीक है, या प्राकृतिक न्याय की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। मेनका गांधी केस 1978, और ठीक, तो आगे बढ़ें। मेनका गांधी केस क्या था, जीवन के अधिकार की थोड़ा सा बहुत विस्तृत व्याख्या की गई थी, जिसमें गरिमामय जीवन की स्थापना में विधि की सम्यक प्रक्रिया, और ऐसा कहा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कोई विधि जो व्यक्ति के जीवन के अधिकार में वंचन या कमी करता हो, उसे तर्कसंगत और न्यायपूर्वक होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ उचित भी होना चाहिए, ठीक। अब एक महत्वपूर्ण डिबेट आता है जीवन जीने के अधिकार में, जीवन जीने के अधिकार में, ठीक, जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार है। ठीक, जैसे कि पहले जीवन जीना का अधिकार में मरने का अधिकार है, इस चीज़ पे, ठीक है। इसमें पहला केस आता है श्रीमती डुवल केस, ठीक। महाराष्ट्र केस था, ये महाराष्ट्र के थे, इसको महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र केस। मेन चीज़ श्रीमती डुवल करके भी आ सकता है, या महाराष्ट्र केस 1987 का एक केस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर निर्णय किया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क क्या था कि जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है, जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है। तो जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब आईपीसी की धारा 309, आईपीसी की धारा 309 क्या कहती थी, आईपीसी की धारा 309 कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उस चीज़ पे उसका अधिकार है, कोई व्यक्ति अपना जीवन खुद से समाप्त कर सकता है। इसका मतलब इसको असंवैधानिक करार दिया गया था। तो 1987 के केस में सुसाइड एक अपराध नहीं था, सुसाइड वाज नॉट ए क्राइम, ठीक।
ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रीमती डुअल केस महाराष्ट्र केस क्या था 1997। जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। आईपीसी की धारा 309 को असंवैधानिक करार दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या था कि आईपीसी की धारा जो 309 थी उसके तहत अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, अगर वो मर गया तो ठीक है, अगर बचता है तो उसको 1 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। उन्होंने अपना जीवन का अधिकार क्यों किया, ठीक, मरने के बाद भी मारना, ठीक। इसके तहत करीब 1 साल के ऊपर का 1 साल तक का कारावास की सज़ा थी, ठीक। इसके बाद इसको बाद में बदलाव हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर रतिनाम करके केस था, ठीक है, पी रतिनाम बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ, ठीक। वकील थे, इनका केस था 1994 का। तो 1987 से लेकर 94 तक भारत में रतीना जो सुसाइड था वो एक अपराध के तहत नहीं आता था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, मरने का अधिकार शामिल नहीं, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, आईपीसी की धारा 309 को पुनः संवैधानिक करार दे दिया गया, संवैधानिक, ठीक फ्रेंड्स। एक केस में सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन बदलने का अधिकार होता है। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या, इट मीन्स सुसाइड को अपराध माना गया और इसके तहत वही 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान था। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु पे बात करते हैं। उसमें एक्टिव यूथेनेसिया क्या है, पैसिव यूथेनेसिया क्या है, इस चीज़ पे हम बात करते हैं, ठीक। यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु, ठीक। इच्छा मृत्यु मतलब खुद से इच्छा की मतलब गुहार लगाना। इसमें क्या है, अरोड़ा शानबाग केस 1973 का सबसे फेमस है, अरोड़ा शानबाग केस, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया ठीक है, पैसिव यूथेनेसिया का मतलब जो जीवन रक्षक प्रणाली हटा ली जाती है, जीवन रक्षक प्रणाली या सिस्टम हटा ली जाती है। अभी हम बताते हैं आपको एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया से क्या तात्पर्य है, ठीक। और इनका केस, ठीक है, पिंकी वीरानी करके वकील थी सुप्रीम कोर्ट की, ने याचिका की थी। नेक्स्ट है अरोड़ा शानबाग कौन थी, इसके पहले हम जान लेते हैं एक्टिव यूथेनेसिया क्या है, पैसिव यूथेनेसिया क्या है। देखिए, एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, जैसे उसको आप तो जानते हैं कि जहर वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह आते हैं, तमाम ऐसे इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं, मेडिकल इंजेक्शन्स, जिसको अगर एक बार लगा दिया जाए मुश्किल से आदमी 10 सेकंड 20 सेकंड में ही
उसकी मृत्यु हो सकती है। इसको एक्टिव यूथेनेसिया के अंतर्गत माना जाता है कि कोई डॉक्टर आपको डायरेक्ट कोई इंजेक्शन दे दे, ठीक, तो उसको एक्टिव यूथेनेसिया के अंतर्गत आता है। कोई पॉइजन का इंजेक्शन वगैरह मर्डर वगैरह केस में अक्सर इस्तेमाल होता है बड़े लेवल पे। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब क्या है? पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित है। असाध्य या लाइलाज बीमारी, लाइलाज बीमारी से मतलब ये है उसका इलाज अभी भविष्य में संभव ना हो, ठीक है, भविष्य में संभव ना, या उसको डॉक्टर ऐसा कह दें कि जब तक ये चलेंगे तो जीवन रक्षक प्रणाली का मतलब है जैसे कि कोमा वगैरह हो गया, जिसमें मशीन के द्वारा आपकी सांस बस चलती रहे, ठीक, और वाकई में आप एक बेड पे पड़े रहें और एक मशीन के तहत कोमा में आप, कोमा का मतलब क्या है, आपकी शरीर एकदम पूरा 0 डिग्री पे आ जाए, एकदम हिले डुले ना, बिल्कुल भी आप मशीन के थ्रू आप चलते हो, तो उसको पैसिव यूथेनेसिया के अंतर्गत लिया जाता है। या पैसिव यूथेनेसिया के अंतर्गत, पैसिव यूथेनेसिया की परिभाषा के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है कि कोई मशीन वगैरह हटाने का आदेश रहता है, लेकिन वो तब जब डॉक्टर आपको बाकायदा लिख कर दे दे, और जो पुलिस होते हैं, जो जिला अधिकारी होते हैं, उनके आदेश पर डॉक्टर कह दे कि भैया इनका इलाज भविष्य में संभव नहीं है किसी भी कीमत पर, लाइलाज बीमारी, इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो सुप्रीम जिलाधिकारी और डॉक्टर के द्वारा और जो थाना अध्यक्ष वगैरह होते हैं आसपास के, उनके तहत उनको सबकी मौजूदगी में पैसिव यूथेनेसिया दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, कोमा वगैरह का जो जीवन रक्षक प्रणाली होती है उसको हटा लिया जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए अरोड़ा शानबाग कौन थे? अरोड़ा शानबाग ठीक है, एक महिला थी और उनकी 1973 में, ठीक, इनके साथ 1973 में रेप होता है, ठीक, और जिसकी वजह से इनकी गर्दन की नस दब जाती है। ठीक, तो उस रेप केस में अरोड़ा शानबाग जी का गर्दन की नस दब गई थी और 1973 में इनके साथ रेप हुआ था, और जिसके तहत एक कोमा में चली गई थी, ठीक है, कोमा में, और 2015 में इनको मृत्यु दी गई, क्योंकि वो लाइलाज बीमारी तो ठीक होना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो सोचिए 1973 से 2015 तक 15 इधर और करीब 25 उधर, मतलब 27 साल उधर, कितना हो जाता है, ठीक। तो मुश्किल से 35 साल लगभग इन्होंने अपना 35-36 साल एक बेड पे जीवन बिताया है। और करीब जब इनके साथ घटना हुई थी तो इनकी एज करीब कंफर्म नहीं, लेकिन यही 25-27 के आसपास थी या इससे भी कम थी शायद। और 35 साल तक इन्होंने बेड पे एक हॉस्पिटल में अपना, ठीक है, अपना संघर्ष किया, बहुत लंबा संघर्ष रहा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए एक कड़ा कानून होना चाहिए, और इनके जो रेपिस्ट थे उनको भी कानून के तहत इनको सज़ा मिल गई थी, ठीक है, लेकिन इनका जीवन बर्बाद हो गया था पूरी तरीके से उस एक घटना से। 1973 में जो उनके साथ हुआ, इसके साथ इनकी नस दब गई थी, 2015 में इनको मृत्यु दी गई थी, ठीक है। भारत में पैसिव यूथेनेसिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 21 एकदम अद्भुत है और एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 21 में, ठीक है। एक केस आता है कॉमन केस, ठीक है, सॉरी, कॉमन काज केस 2018 का है। कॉमन काज केस 2018 का है, ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कहा गया था सम्मान रहित मरने का अधिकार, सम्मान रहित मरने का अधिकार। आत्महत्या, इसमें आत्महत्या शामिल नहीं है, सुसाइड इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अगर असाध्य बीमारी, लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और ऐसी स्थिति है कि उसको ठीक नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको, जैसा कि हमने बताया, जो जिलाधिकारी होते हैं या जो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ऐसे जिला के प्रमुख अधिकारियों के समक्ष पैसिव यूथेनेसिया दी जाती है कोर्ट के आदेश के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, समलैंगिकता आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। ठीक, इसमें पहला केस आता है नवतेज सिंह केस है। ठीक ठीक, एक सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, इनका है नवतेज सिंह जौहर केस। नवतेज सिंह जौहर केस ये 2018 का है। आप लोग इससे परिचित होंगे, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता से। अभी हमारे समाज में होमोसेक्सुअलिटी भारत में विद्यमान नहीं है, मतलब कानूनी रूप से तो मान्यता मिल गई है, लेकिन एक सामाजिक मान्यता अभी भी समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था समलैंगिकता वैध है। समलैंगिकता वैध है। समलैंगिकता से मतलब जब कोई पुरुष से संबंध बनाए या जब कोई महिला से संबंध बनाए, इसका मतलब है कि जेंडर अपोजिट ना हो, सेम जेंडर में जब रिलेशन बनते हैं, लाइक फिजिकल रिलेशन, तो होमोसेक्सुअलिटी के अंतर्गत आते हैं। और नवतेज सिंह जौहर केस में 2018 में समलैंगिकता कानून को वैधता प्रदान की गई थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आईपीसी की धारा 397 थी असंवैधानिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में नेक्स्ट आ जाता है जोसेफ साइने केस 2018। दोनों याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए, ठीक, इसमें व्यभिचार, ठीक है, विवाहोत्तर संबंध, इसको एडल्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वैध। ठीक, और ये आईपीसी की धारा 497 है। 497 बराबर समाप्त। देखिए फ्रेंड्स, आईपीसी की धारा 497 यह कहती थी, यदि किसी महिला है, कोई महिला है और महिला की शादी, मतलब कोई लड़की या महिला जो भी है कहें आप, अगर उसकी शादी हो जाती, शादी के बाद वह किसी अन्य पुरुष से संबंध, शारीरिक संबंध नहीं बना सकती है सिवाय अपने पति के। ठीक, आईपीसी की धारा 497 समाप्त कर दी जाती है। इसका मतलब था कि अब विवाह के बाद भी अब, ठीक है, कोई भी स्त्री, कोई भी महिला अपने पति के अलावा भी अन्य व्यक्तियों से, अन्य पुरुषों से शारीरिक संबंध रख सकती थी, व्यभिचार रख सकती थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कहा था, इसको एक सामाजिक आवश्यक बुराइयों के रूप में अवश्य जाना जाएगा और इस आधार पे तलाक लिया जा सकता है, लेकिन इसको वैधता अब संवैधानिक करार दे दिया गया था। जो कि इसके पहले ऐसा था कि अगर कोई पुरुष है, उसकी शादी हो जाती है, इसके बाद भी अगर वह किसी महिला से शारीरिक संबंध रखता है, तो एक संवैधानिक या असंवैधानिक कोई इस संबंध में कोई कानून ही नहीं था, इसको वैधता प्रदान थी। जबकि महिला के लिए एक विपरीत था, यदि कोई महिला है, उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद यदि वह किसी पुरुष से शारीरिक संबंध रखती है, तो निश्चित रूप से वह एक असंवैधानिक, पहले असंवैधानिक था। आईपीसी की धारा 497 होने के बाद यह चीज़ संवैधानिकता प्रदान की जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जेंडर जस्टिस था। ठीक है, जेंडर लैंगिक भेदभाव था। ठीक है, एक पुरुष और महिला भारतीय समाज में, किसी भी समाज में बराबर के हकदार हैं
और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के समझ सभी समान होते हैं। इस कानून का भी कहीं न कहीं उल्लंघन माना जाता था, जो कि एक आर्टिकल 14 मूल अधिकार के अंतर्गत ही इस चीज़ को रखा गया है। इस आधार पर इसको समाप्त किया गया। यहाँ पे जबकि होमोसेक्सुअलिटी को समाप्त किया गया था, जिसका मतलब ये था पुरुष पुरुष भी संबंध बना सकते हैं, महिला महिला भी संबंध बना सकते हैं। इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक आवश्यक सामाजिक आवश्यक बुराइयों के रूप में जाना जाएगा। हाँ, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। ठीक, यदि आप ठीक तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 21 में और कौन कौन सा आता है, अन्य बातें में हम बात कर लेते हैं। और आईपीसी की धारा 397, 497 उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अन्य बातें, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 से संबंधित और कौन कौन से अधिकार होते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। इसमें आता है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार से मतलब है कि कोई व्यक्ति अकेले रहना चाहता है, ठीक है, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहता है, या कोई व्यक्ति इसमें शादी भी नहीं करना चाहता, वो एकांत के थ्रू आएगा तो एकांत के रह सकता है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक, तो अगर किसी का आप कोई वीडियो है या एमएमएस है, ठीक है, अगर आप उसको लीक करते हो, उसकी निजता के अधिकार के उल्लंघन के अंतर्गत आता है, जिसके तहत आपको सज़ा और जुर्माना दोनों किया जा सकता है और जिसकी एक लंबी सज़ा होती है। तो निजता का अधिकार आप समझ गए होंगे। खैर, वर्तमान में सोशल मीडिया के युग में मुझे लगता है बस आपकी प्राइवेसी आपके बेडरूम तक ही रह गई। मोबाइल है तो निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन है हर चीज़ का। और अभी एआई का इतना बढ़ता प्रभाव है कि आपने हाल ही में देखा होगा कुछ लोगों का वीडियो वगैरह जो वायरल होता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न गानों पे भोजपुरी से लेकर पंजाबी, बॉलीवुड कितना गाना उनसे गवा दिया जाता है। तो ये सब एआई का दुरुपयोग है और विज्ञान वरदान भी है, विज्ञान से अभिशाप भी है। यूपीएससी में एक बार इस चीज़ से ऐसे भी आया था। इसका कहने का मतलब अगर किसी चीज़ का सदुपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से अभिशाप साबित होगा, और सेम उसी चीज़ का दुरुपयोग किया जाता है तो ठीक है श्राप साबित होगा। सदुपयोग किया जाता है तो वरदान साबित होगा, और अगर दुरुपयोग किया जाता है अभिशाप साबित होगा। सॉरी फॉर वर्ड मिस्टेक। ठीक, इसी में आता है मन प्रसन्न शादी का अधिकार। अद्भुत अधिकार है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, लव मैरिज वगैरह जितने भी आते हैं तो आप अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बशर्ते सामने वाले व्यक्ति की भी सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कोई जिसे पसंद कर रहे हैं उससे कर सकते हैं, सामने वाले की सहमति भी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का निर्णय देते हुए कहा था। ठीक, तो मनपसंद शादी के अधिकार में सामने वाले व्यक्ति की भी सहमति 100% आवश्यक है। ठीक, और इसमें शांति का भी अधिकार आ जाता है। आपको शांति पसंद है, एकांत पसंद है, ठीक, शोरगुल, इसी के तहत आप डीजे वगैरह जो बजाने का अधिकार, ठीक है, ये सब इसमें आ जाता है। और इसमें निद्रा का अधिकार आ जाता है, निद्रा या शयन का अधिकार। बाबा रामदेव केस से बाबा रामदेव केस हुआ ये था कि बाबा रामदेव धरना दे रहे थे और सोए थे गहरी नींद में। पुलिस आई, पुलिस उन्हें उठा के लेके चली गई। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी डाली थी, तभी ने कहा था कि नहीं, आप किसी को सोते हुए नहीं उठा सकते हैं और एक व्यक्ति को निद्रा का अधिकार है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको नींद से जगाता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। वर्तमान में हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, तो जो लोग जगाते हैं उनके लिए सूचना है। ठीक, तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निद्रा का अधिकार, शयन का अधिकार जो कि बाबा रामदेव केस से लिया गया था, इसका मतलब, ठीक है, शयन का अधिकार आता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको नींद से जगाता है तो आप उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट केस कर सकते हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का अधिकार नहीं है, धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता है, जैसे कि सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, आप उसको उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। हथकड़ी भी नहीं लगाई जा सकती है, ठीक, सार्वजनिक रूप से। और स्वच्छ जलवायु का भी अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। स्वच्छ जलवायु का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है। किसी को भी सार्वजनिक फांसी नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि पहले अंग्रेज देते थे, तो फांसी हमेशा एकांत में दिया जाएगा। ठीक, फांसी हमेशा एकांत में दिया जाता है, ना तो उसका वीडियो आता है, आपने देखा होगा विभिन्न जो भारत में जैसे कसाब वगैरह, भारत में फांसी तो बहुत कम लोगों को दी जाती है, ठीक है। और इसमें आता है महिलाओं को बच्चा जनने और न जनने का अधिकार। तो किसी महिला के अधिकार पे आता है, कोई बच्चे का जन्म दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। तो किसी भी महिला को एक बच्चा पैदा करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसके मौलिक अधिकार के विरुद्ध अधिकार है। आपकी शादी भले हुई, लेकिन अगर महिला की सहमति नहीं है तो निश्चित रूप से उसको गर्भपात की रहेगी, ठीक। और भी जो उसका सिस्टम रहता है 90 डेज के अंतर्गत, कभी उस पर हम बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, तो उस विशाखा गाइडलाइंस में जो जैसे कि जिनकी शादी नहीं है उनके भी अगर गर्भपात या, ठीक है, एबॉर्शन वगैरह का राइट जो रहता है, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। अभी इसमें क्या है, एकांता का अधिकार है, निजता का अधिकार, मनपसंद शादी का अधिकार है, शांति का अधिकार, निद्रा का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के विरुद्ध, हथकड़ी के विरुद्ध, स्वच्छ जलवायु का अधिकार है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, महिलाओं को बच्चा जनने और न जनने का अधिकार है, और एकांत कारावास का भी अधिकार है, ठीक। जेल वगैरह एकांत में होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से। ऐसे नहीं है कि 20 कैदियों को एक ही रूम में नहीं रखा जा सकता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट इसका इम्प्लीमेंट कितना है कितना नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है आश्रय पाने का अधिकार है। आश्रय पाने का अधिकार का मतलब है कि अगर जो गरीब वगैरह हैं उनको घर का अधिकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था, ठीक। यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये है कि जैसे कि रेप वगैरह के विरुद्ध अधिकार है, या फिर जिसको साथ छेड़खानी वगैरह की जाती है, यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। और चिकित्सा और विधिक पाने का अधिकार है। चिकित्सा और विधिक पाने का अधिकार है। इसके तहत ही अगर आप वकील करने में सक्षम नहीं है तो केस है, तो आपको एक सरकार द्वारा सरकारी वकील मुहैया कराई जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं और अधिकार ये सारे हैं। बाकी कुछ अधिकार हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि मेनका गांधी, इसमें विदेश यात्रा का अधिकार है, ठीक। यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। तो नेक्स्ट हमारा होगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 और 23 पे हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप वीडियो ज़रूर देखिए, क्लासेस ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार और निवारक नज़रबंदी पे हम विस्तृत रूप से बात करेंगे, जो कि एक शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत या मौलिक अधिकार के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत आता है। और आप से रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। पिछले कुछ वीडियो में निश्चित रूप से आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो उसको देखना प्रारंभ करिए। आने वाले एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो,
आपके लिए एक महत्वपूर्ण होगा। इतना डिटेल में, बहुत डिटेल क्लास है। अब आर्टिकल 21 है, लगभग हमें लगता है आधे घंटे के ऊपर क्लास हो गई होगी। ठीक है, 40 मिनट के आसपास तक ज़रूर हो सकती है। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी है। आप कमेंट में बताएं आपको क्लासेस कैसी लगती है। बाकी कोई करंट इशू पे आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताइए, आप उस पर भी क्लासेस आपको सब कुछ एक क्लासेस में विस्तार पूर्वक मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।